महत्वपूर्ण टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन। जबकि इससे पहले हम आपसे बात कर चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में, विस्तार के बारे में और हड़प्पा सभ्यता के वो महत्वपूर्ण स्थल जिनका उत्खनन हुआ है, किस नदी के किनारे स्थित है और वहाँ से महत्वपूर्ण सामग्रियाँ क्या प्राप्त हुई। और अभी हाल ही में हमने एक वीडियो में चर्चा की थी कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कलात्मक पक्षों की चर्चा करते हुए हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में बात करेंगे। और इसी क्रम में आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे वो हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन है। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक हम जीवन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इतनी विशाल सभ्यता जो कि पूरब में अगर लिया जाए आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित सुदकांगे हिंडोर तक, और अगर उत्तर में लिया जाए तो मांडा जो कि चिनाव नदी के किनारे स्थित है और दक्षिण में दैमाबाद का ये जो बीच का क्षेत्र है यहाँ तक विस्तारित है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतनी विशाल सभ्यता में चाहे वो सड़कें हों, चाहे उनकी नालियाँ हों, चाहे उनके कूड़ेदान हों या लिपि हो, पात्र परंपरा हो या भवन के निर्माण की परंपरा हो, सड़क निर्माण की परंपरा हो, नालियों के निर्माण की परंपरा हो, इनमें एक रूपता देखने को मिलती है। लेकिन अभी हाल के शोधों में से यह भी पता चला है कि क्षेत्रगत भिन्नताएं भी इसमें नजर आ रही हैं। तो हमने कहा इसी पर यह प्रश्न उठता है कि इतनी विशाल सभ्यता का नियामक कौन था, नियंत्रणकर्ता कौन था, किसके अधीन रह करके इस संपूर्ण सभ्यता का जो राजनीतिक पक्ष है उसका संचालन होता था, प्रशासनिक पक्ष है उसका संचालन होता था। तो दिक्कत यहाँ ये है कि हड़प्पाई जो लिपि है, हड़प्पाई लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक। हम उसी लिपि के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो हड़प्पाइयों की लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यहाँ का प्रशासन किन के माध्यम से संचालित किया जाता था। और यही वजह है कि बहुत सारे विद्वान विभिन्न प्रकार का मत रखते हैं। यहाँ एक बात हम जरूर ध्यान दिलाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी है हमें विभिन्न पक्षों से तो प्राप्त होती है। जैसे हम कहें पात्र परंपरा की बात करें, चाहे मूर्तियों के बारे में हम बात करें, चाहे मानव द्वारा प्रयोग की गई सामग्री के संदर्भ में हम बात करें, लेकिन जो अभिलेख हैं, अभिलेख चूंकि पढ़े नहीं गए हैं इसलिए अभिलेखों से हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। चूंकि अक्सर विकल्प में हड़प्पाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसमें एक अभिलेखीय प्रमाण भी होता है। और आप ये निश्चित मानिए कि अभिलेखीय प्रमाण, चूंकि अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, इनके जो अभिलेख है वो भाव चित्रात्मक हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है और यही वजह है कि इनके बारे में हमें अभिलेखीय प्रमाणों के माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हम उसी हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसका सबसे पहली बार उल्लेख चार्ल्स मैसून महोदय ने किया था। और सबसे अधिक जो स्थल हैं हड़प्पाई सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं। तो इस संदर्भ में हम देख रहे हैं, इसीलिए इसे विद्वानों ने सरस्वती सभ्यता के नाम से भी अभिहित किया है, पुकारा है, कहा है। तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं आज हम हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में, और इसमें क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है इसलिए बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि विभिन्न प्रकार के विद्वान विभिन्न प्रकार से अपनी बात रखते हैं कि हड़प्पाइयों में विविध प्रकार की शासन प्रणाली रही होगी। तो इस क्रम में पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि एक विद्वान है स्टुअर्ट पिगट, ये इनका ये मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी हैं। यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि वो कौन विद्वान हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताई। और क्या कोई ये नई परंपरा नहीं है, हम देख रहे हैं ये परंपराएं प्राचीन काल में भी विकसित थी। जैसे कुषाण के शासन काल में भी हमें ये बातें स्पष्ट तरीके से देखने को मिलती है कि उनके दो राजधानियां थी कनिष्क के संदर्भ में अगर हम बात की जाए। तो ठीक इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं आपसे
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी किसने बताया है? स्टुअर्ट पिगट महोदय ने बताया है। तो दूसरी सबसे प्रमुख बात है कि स्टुअर्ट पिगट महोदय का यह भी अपना मानना है कि यहाँ पर जो शासन था वो निरंकुश पुरोहितों का शासन था। स्टुअर्ट पिगट हम बात कर रहे हैं, स्टुअर्ट पिगट महोदय का यह मानना है कि यहां पर किसका शासन था? निरंकुश पुरोहितों का। लिखते भी धीरे है, निरंकुश पुरोहितों का शासन था, ऐसा किसका मानना है? स्टुअर्ट पिगट महोदय का मानना है। लेकिन ठीक इसी प्रकार हम बात करें ए.एल. वासम के संदर्भ में, वो यहां बताते हैं कि यहां पर पुरोहितों का शासन था। धर्मदर्शन किताब है, ए.एल. वासम महोदय का मानना है कि यहां पर किसका? पुरोहितों का शासन था। ये कौन कह रहे हैं? देखिए थोड़ा सा अंतर है। स्टुअर्ट पिगट का मानना है कि यहां पर निरंकुश पुरोहितों का शासन था, और आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार, हम देख रहे हैं पुरोहितों का निवास और सभा भवन, विद्यालय, इन सब के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। और यही नहीं, यज्ञीय कर्मकांड के प्रमाण भी हमें बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। इन सब चीजों को देख करके ये स्टुअर्ट पिगट ये कहते हैं कि यहाँ पर निरंकुश पुरोहितों का शासन था, जबकि ए.एल. वासम का मानना है कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन था। वही मैके महोदय, अगर वही देखें हम, मैके महोदय यहां पर प्रतिनिधियात्मक शासन की बात करते हैं। कहते हैं कि लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके माध्यम से यहां पर शासन होता था। ये मैके महोदय का अपना मानना है। वहीं बीबी लाल की बात करें, हाल में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। हम बीबी लाल की बात कर रहे हैं। श्रृंगेरपुर एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां का इन्होंने उत्खनन कार्य कराया था। इन्होंने कहा कि जैसे हड़प्पा सभ्यता में कई स्थल मिले हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महान जनपद थे और सबके अपने अपने शासन व्यवस्था थी और अपने आधार पर ही वो शासन का संचालन किया करते थे। तो ऐसा लगता है यहाँ पर प्राचीन काल के महाजनपदीय शासन था। दूसरे संदर्भ में कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो अपने ही देखा जाए क्षेत्र विशेष में उनका अपना शासन होता था। ये इनका मानना है बीबी लाल महोदय का। वहीं व्हीलर महोदय एक महत्वपूर्ण विद्वान है जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। स्टुअर्ट पिगट का यह मानना है कि यहाँ पर निरंकुश पुरोहितों का शासन था। ए.एल. वासम थोड़ा सा अंतर है, पुरोहितों का शासन मानते हैं। मैके प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था की बात करते हैं और बीबी लाल महाजनपदीय शासन व्यवस्था या छोटे छोटे प्रांतों का यह शासन, मतलब स्वतः अनुशासित और नियंत्रित होने की ये बात करते हैं। तो मिलान कर यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा? मिलान करने वाले प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे बन सकता है वो कौन से विद्वान हैं और कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है? आपका उत्तर होगा स्टुअर्ट पिगट महोदय। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, 4 विकल्प एक तरफ दे सकते हैं और उनका अपना क्या मत है ये दे सकते हैं और कहा सकता है आपस में इनको मिलान करिए। तो ये 2 तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो एक व्हीलर महोदय हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, व्हीलर महोदय के बारे में, क्योंकि व्हीलर महोदय भी अपना ये मत रखते हैं और इनका ये मानना है यहाँ पर कि जो लोग शासन करते थे वो जन सामान्य लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, बीच के लोग थे। तो ये मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक व्यवस्था की ये बात करते हैं व्हीलर महोदय। व्हीलर महोदय मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक
व्यवस्था की बात करते हैं। कौन कह रहे हैं? मध्यम वर्गीय। वही आर्य शर्मा, राम शरण शर्मा। देखिए यहां पर मिलान करने वाले प्रश्न अच्छा बनेंगे। आर यस शर्मा महोदय का मानना है कि नगर हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो अपने व्यापार वाणिज्य के लिए जानी जाती थी, और ऐसा लगता है कि यहां पर जो शासन था वो वणिकों का था, व्यापारियों का शासन था। व्यापारियों के माध्यम से देखा जाए यहां पर शासन होता था, ऐसा मानना है आर्य शर्मा महोदय का। एक महत्वपूर्ण विद्वान और भी है, फेयर सर्विस महोदय। फेयर सर्विस का अपना मानना है कि यहां पर ग्राम प्रशासन द्वारा फेयर सर्विस का मानना है कि ग्राम प्रशासन द्वारा देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था या जो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र थे उनका संचालन होता था। लेकिन हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी और ग्राम प्रशासन जैसी स्थिति ग्राम तक सीमित हो सकती है, या कहा जाए जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनके इतर हो सकता है, लेकिन ग्राम प्रशासन के माध्यम से नगरों को नियंत्रित कर पाना यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। तो सभी विद्वान के अपने अपने देखा जाए मत भी हैं और लगातार खारिज भी हो रहे हैं। इसी प्रकार से एक पैसोल महोदय हैं, या जिन्हें कहते हैं पोसैल महोदय हैं, और इनका यह मानना है, जो पोसैल महोदय हैं ये कहते हैं कि यहां पर ऐसा लगता है निगम तत्व विद्यमान थे। जैसे हम देखते हैं नगर निगम जैसी अवधारणाओं के बारे में ये बात करते हैं। कौन करता है? पोसैल महोदय। और ये कहते हैं कि निगम तत्व, और कहते हैं कि कोई आज की बात नहीं है, चाहे वो मौर्य काल रहा हो, गुप्त काल रहा हो, नगरों के विशेष ध्यान देने के लिए विशेष प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। और इसी प्रकार से देखा जाए मौर्य काल में भी हमें एक एरेस्टो मौर्य काल में भी अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण है एरिस्टो नुमोई नामक एक अधिकारी की चर्चा करती है, मतलब चर्चा प्राप्त होती है, और जो मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है, और इसी प्रकार देखा जाए एक और अधिकारी की चर्चा है एग्रोनोमोई, जो कहीं न कहीं चाहे वो सड़क हो या नाली हो या नहर वगैरह हो, देखा जाए इन सब के निर्माण कराने में इनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। इसी प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर के प्रमुख अधिकारी को नागरिक कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नागरिक की चर्चा है। कौन है ये? देखा जाए नगर का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। तो एग्रोनोमोई, एरिस्टोनोमोई और नागरिक जैसे जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, क्योंकि नगर की जो देखभाल करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे एग्रोनोमोई के नाम से जाना जाता है। जबकि एरिस्टोनोमोई के बारे में कहा जाता है कि ये कहीं न कहीं नगर की देखभाल करने के लिए सड़क हो, नाली हो या नहर हो या जल संबंधी जो भी प्रबंधन की बात की जाती थी उसे संभालने का या देखने का महत्वपूर्ण भूमिका एरिस्टोनोमोई के माध्यम से निभाया जाता था। वही हम नागरिक के बारे में बात करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें नागरिक नामक एक अधिकारी, नगर के अधिकारी की चर्चा प्राप्त होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसके संदर्भ में हम आपसे बात कर रहे हैं वो है हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन। हम फिर कह रहे हैं यहाँ दो टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके कहीं न कहीं स्टुअर्ट पिंगट के बारे में आ सकता है। दूसरा प्रश्न देखा जाए कि मैके का क्या मानना है, ए अल्बासम क्या कहते हैं, या कहा जाए वेलर महोदय, आर एस शर्मा, फेयर सर्विस या पोसैल महोदय का क्या मानना है कि हड़प्पा में किन का शासन था। इस तरह के मिलान करने वाले प्रश्न भी जुड़ सकते हैं। हमने फिर कहा कि हम उसी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं जिस हड़प्पा का पहली बार जिक्र चार्ल्स मैसोन महोदय ने किया था। और आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहली बार जो उत्खनन है वो देखा जाए सर मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा कराया जा रहा है। और यह भी हमें देखना है कि हड़प्पा सभ्यता, देख रहे हैं हड़प्पा नामक एक टीले का उत्खनन हो रहा है और पहली बार हड़प्पा स्थल का खोज भी हो रही है और जो एक नगरीय सभ्यता के रूप में जाने जा रहे हैं। आगे हम ये भी बात कर रहे हैं कि हड़प्पा के सबसे ज्यादा स्थल अगर प्राप्त है तो सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त है। और इतनी विशाल सभ्यता
में भले से हमें कुछ मायने तक एक रूपता दिखाई पड़ती है, लेकिन क्षेत्रगत भिन्नताएं भी स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई पड़ती हैं और हर क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनमें देखा जाए कि एकल प्रशासन को लेकर के, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के विद्वानों में जो विभिन्न प्रकार का मत इसलिए व्यक्त किया गया है क्योंकि इनके जो भी अभिलेखीय प्रमाण हैं या कहा जाए कि लेखन प्रमाण है वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, और ये वजह है कि लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन जब इनके अभिलेख पढ़ लिए जाएंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि विशाल नगरीय सभ्यता का संचालन किसके माध्यम से होता था। तो ठीक है, जल्दी ही अपने इसी प्रकार के छोटे वीडियो में हम आपके समक्ष आते रहेंगे और आगे हम सामाजिक और धार्मिक जीवन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।